हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी पीवाईक्यू की और हमारा टॉपिक रहने वाला है नदियाँ। अपवा तंत्र के अंदर बात करें तो नदियाँ, झील, निकट बांध और जल संरक्षण की विधियाँ, ये सब आपके सिलेबस में दे रखा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बात करने वाले हैं आज नदियों से आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की कि किन किन एग्जाम में किस किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नए प्रश्न, पुराने प्रश्न, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ प्रश्न हैं वो आपके लिए नए होंगे, हो सकता है कुछ प्रश्न आपने देख रखे हो। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। आज तक जितनी क्लासें हुई सारी आपने देखी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहती है ये आपके लिए, ज़रूर देखिएगा। प्रैक्टिस के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूछ रहे थे को उसमें कुछ साथी की बुक पढ़नी जरूरी, भाई बुक पढ़नी जरूरी है। बुक के बिना ये प्रश्न कैसे होंगे? तो ये तो आपके प्रैक्टिस अभ्यास के लिए है कि आप देख सको कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसके लिए ये क्लास है। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है, बाकी पूरी थ्योरी यहाँ से कवर नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको बुक ही पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा। आगे देखिए, ये मैप जब भी हमारे चाहिए होगा काम में लेंगे। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत की बात करते हैं और भारत के अंदर भारत के कुल सतही जल, कुल सतही जल, कुल सतही जल में आपके कौन कौन शामिल है? नदी भी शामिल है और झील भी शामिल है, यानी जितनी नदियां और झीलें हैं वो सब इसमें शामिल है सतही जल में। सतही जल का 1.16% भाग है, वो आपके राजस्थान में है। भाग, भारत नहीं भाग। तो 16% भाग है वो के कहाँ पर है? राजस्थान में। 1.16% भाग राजस्थान में। ये तो बात हुई हमारे सतही जल की। इसी प्रकार इसमें सतही जल पूछा हुआ, देखो जेईएन में 2 बार आ गया। अगर आपसे पूछ ले भूमिगत जल, क्या पूछ ले? भूमिगत जल पूछ ले, तो भूमिगत जल का कितना प्रतिशत? 1.69, यानी कि 1.69% भाग है वो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न से संबंधित। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर नदी बेसिन कितने हैं? मुख्य रूप से अगर नदी बेसिनों की बात करें तो राजस्थान के अंदर 15 नदी बेसिन है। कितने? 15 नदी बेसिन राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान की खास विशेषता क्या है कि यहाँ का जो अपवा तंत्र है, क्या है? अपवा तंत्र, उसके अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां भी पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र भी पाया जाता है। अपवा तंत्र की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है। इसके साथ यहाँ पर क्या पाई जाती है? अरावली पाई जाती है। क्या स्थित है यहाँ पर? अरावली। तो अरावली के पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ नदियां हैं। पश्चिम की तरफ भी है और अरावली के पूर्व में भी नदियां हैं। जो पश्चिम की ओर नदियां हैं, अरावली को हम कहते हैं कि एक महान जल विभाजक रेखा है या महान जल विभाजक की तरह कार्य करती हैं राजस्थान के लिए। तो राजस्थान की नदियों को भी 2 भागों में ये बांट देती हैं, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम की नदियां हैं, ये अपना जल है वो किस में ले जाती? अरब सागर में ले जाती। यानी कि पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां हैं पश्चिमी क्षेत्र की, वो सारी की सारी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और पूर्व की तरफ की जो भी नदियां हैं वो किस में जाकर गिरती है? वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से मोटे तौर पर आपको पता चल गया कि हमारा जो अपवा तंत्र है वो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का कैसे हुआ? एक तो अरब सागर वाला, एक बंगाल की खाड़ी का और एक आंतरिक अपवा तंत्र। 3 अपवा तंत्र हो गए हमारे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, आंतरिक अपवा तंत्र की अगर बात करें, चलो अगले पेज पे अगले प्रश्न बात करेंगे। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1.16% है वो आपका सतही जल है, राजस्थान में पाया जाता है। और भूमिगत जल पूछ ले तो 1.69% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में आपके सतही जल की संभाव्यता कितनी है? ये लाइब्रेरियन में पूछा हुआ, ग्रेड 3 में 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है।
यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका उत्तर? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। क्या हो जाएगा? 15.86 मिलियन एकड़ फुट आपका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ से हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें हम करते हैं राजस्थान के अपवा प्रणाली की। मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान की जो अपवा प्रणाली है 3 प्रकार की है। राजस्थान की अपवा प्रणाली, तो राजस्थान की अपवा प्रणाली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो पहली आती है आपके बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किधर की? अरावली के पूर्व की नदियां हैं, वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं और ये आपके कुल अपवा तंत्र का 23% भाग है। कुल अपवा तंत्र का कितना है? 23% भाग है। दूसरा हमने पढ़ा था अरब सागर। अरब सागर अपवा तंत्र या अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों का, तो ये कुल का कितना है? 17% है। और आंतरिक वाला है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंतरिक अपवा तंत्र, आंतरिक जल वाला अपवा तंत्र है। आंतरिक जल का मतलब क्या है कि नदियां कुछ दूरी तक चलती हैं और बाद में विलुप्त हो जाती हैं, जमीन में समा जाती हैं। अरब सागर या बंगाल की खाड़ी कहीं नहीं जाती। तो ये हमारे राजस्थान का कुल अपवा तंत्र का 60% भाग ये है आंतरिक अपवा तंत्र। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ आंतरिक अपवा तंत्र। सबसे बड़ा अपवा तंत्र कौन सा है? तो हमारा आंतरिक अपवा तंत्र है, वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा अपवा तंत्र पूछ लें तो अरब सागरीय अपवा तंत्र है, वो सबसे छोटा अपवा तंत्र है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया छोटा, सबसे छोटा अपवा तंत्र, और ये हो गया सबसे बड़ा अपवा तंत्र। सबसे बड़ा अपवा तंत्र कौन सा है? आंतरिक अपवा तंत्र है, सबसे बड़ा है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास कंप्लीट देखते हैं तो आपको है ना बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। ये CET 2023 में आया हुआ प्रश्न है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? जल की उपलब्धता के आधार पर। तो देखो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जल की उपलब्धता के आधार पर अगर बात करें तो कौन सी नदी है और राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर होगा बनास नदी। बनास नदी है वो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2023 के अंदर। चंबल और बनास, चंबल और बनास, चंबल और चंबल और माही, बनास नहीं, चंबल और माही, ये भी आपके बड़ा उपक्षेत्र है, चंबल और माही। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो और द्वितीयक सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो देखो ये प्रतिरूप CET 2024 का प्रश्न है। CET सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल की जो सीनियर सेकेंडरी होती है CET, उसमें ये पूछा गया था और यहाँ से आपका उत्तर क्या माना गया? तो इसका उत्तर माना गया जालीनुमा। जालीनुमा अपवा प्रतिरूप माना गया जब मुख्य नदी की प्राथमिक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और द्वितीयक सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हो, तो ये आपके जाली का रूपी या जालीनुमा प्रतिरूप इसको माना गया। ऐसा प्रश्न पहली बार ही पूछा गया, तो इसका उत्तर आपके जालीनुमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 5वां प्रश्न देखो, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? छोटी नदियां जब बड़ी नदी में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। ये आपको पता ही है कि छोटी नदियां हैं जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ये ऐसे प्रश्न है जो अपने आप में नए प्रश्न है और पहली पहली बार ही पूछे गए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है?
सीईटी 2023 में पूछा गया, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो अध्यारोपित नदी की अगर बात करें तो अध्यारोपित नदियां यहाँ पर दो हैं। कौन कौन सी? राजस्थान में दो नदियां हैं, चंबल और बनास। इन दोनों को अध्यारोपित नदियों के कैटेगरी में रखा जा सकता है। अध्यारोपित नदी मतलब पूर्वरोपित नदी क्षैतिज परतों पर बनती हैं और अलग अलग प्रतिरोध के कारण मुड़ी हुई, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो गहरा अपर्दन के कारण गहरा जो गर्ज बन जाता है उसको काट कर घाटी का विकास करती है। ऐसी नदियां क्या कहलाती हैं? वो पूर्व अध्यारोपित नदी कहलाती हैं, जो कि आपके दो ही नदियां चंबल और बनास। तो यहाँ पर बनास ऑप्शन में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर थोड़े समझने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया, राजस्थान सीईटी 10+2 में भी पूछा गया और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में पूछा गया। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया। राजस्थान की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंबल नदी। अब चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है? कई बार उपनाम से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको क्या क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इसका कामधेनु। इस नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको चर्मवती या चर्मणवती भी कहते हैं। चर्मवती या चर्मणवती नदी भी कहते हैं। इसी को नित्यवाही नदी भी कहते हैं, नित्यवाही नदी। इसी को आपके मालव गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव गंगा नदी भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसके उद्गम की बात करें तो साथियों थोड़ा मैप दिया गया है और मैप को जूम करके मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या समझना है। ठीक है, मैप को थोड़ा देखिएगा। ये मैप आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का नए जिलों के अकॉर्डिंग मैप है। और यहाँ पर एक पहाड़ियाँ आपको दिख रही नीचे नीचे, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ से आपको समझना है। तो इसकी अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, इन पहाड़ियों का नाम है जाना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जाना पाव की पहाड़ियाँ। जाना पाव पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है? तो ये आपके जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? महू मध्य प्रदेश। तो महू मध्य प्रदेश से ये आपके निकलती है। यानी कि आपसे पूछ ले कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, तो चंबल नदी का उद्गम होता है आपके मध्य प्रदेश से। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है, यहाँ पर देखो, ये चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर दिख रहा आपको, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। और इस स्थान का नाम क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये प्रवेश करती है। तो यहाँ पर प्रवेश करती है इस राजस्थान में प्रवेश। मैं लिख देता हूँ राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये 84गढ़ से। कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ से। चैप और चंबल, चैप और 84गढ़। और 84गढ़ कहाँ पर है? चैप और चित्तौड़ में। कहाँ पर है? 84गढ़। तहसील होती है आपके रावत भाटा। कौन सा है? रावत भाटा। और रावत भाटा क्यों फेमस है अगर आपको पता है तो बताइए। देखें, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। और राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है। पहला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। दूसरा आपके कोटा। तीसरा बूंदी। पहला देखो चित्तौड़गढ़ हो गया, दूसरा कोटा, तीसरा आपके बूंदी, चौथा आपके हो गया क्या कहते हैं इसको, सवाई माधोपुर। चौथा सवाई माधोपुर। और पांचवा हो गया करौली। और छठा हो गया धौलपुर। तो ये इस प्रकार 6 जिलों में बहती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आगे आपके यमुना में मिल जाती है। ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना में कहाँ मिलती है? यूपी में। यूपी में जाकर ये उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुल लंबाई अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई आपके
1051 किलोमीटर भी मानी जाती हैं, 965 भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमें तो ध्यान में रखना है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। राजस्थान में लंबाई की अगर बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई आती है 322 किलोमीटर। कितनी है? 322 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती हैं। पहले ये मध्य प्रदेश से आती है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश की सीमा पर भी बहती हैं 252 किलोमीटर, फिर आपके ये 157 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, सवाई माधोपुर और उत्तर प्रदेश यहाँ पर सीमा भी बनाती है, हमारे राजस्थान और एमपी की सीमा पर ये 252 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यही प्रश्न पूछा गया हमें। इसका सर्वाधिक अपवा क्षेत्र कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो संभाग पड़ता है यहाँ पर अजमेर संभाग आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये नित्यवाही नदी इसको कहते हैं, तो ये हमेशा बहती रहती है। ठीक है, और कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसकी सीमा बनाती है? कोटा और बूंदी की सीमा भी बनाती है ये। ठीक है, इसके बाद में कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा भी बनाती है। कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा भी ये नदी है वो बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके संबंधित और भी प्रश्न आएंगे तो हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सहायक नदियां भी दे रखी, छोटी काली सिंध, पार्वती, सीप, बनास नदी इसकी सहायक नदी है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज अभी के लिए इस प्रश्न में इतना ही, बाकी तो आगे प्रश्नों में देखेंगे। तो ये आपके यहाँ पर कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक बात, चंबल नदी की बात हो गई, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। एक 1051 किलोमीटर इसकी मानी जाती है, या फिर आपके कुल दूरी है राजस्थान में, क्या कहते हैं, कुल दूरी इसकी 965 मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 965 पहले मानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, नदी जिनका अपवा क्षेत्र सर्वाधिक है। लेक्चर जीके 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका अपवा क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक अपवा क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। वह नदी जिसका अपवा क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बनास नदी के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको पेन को बढ़ा लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ बनास के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम इसको कहते हैं वन की आशा। क्या कहते हैं? वन की आशा इस नदी को कहा जाता है। क्या कहते हैं? वन की आशा। शॉर्ट में इसको कहते हैं वर्णाशा। क्या कहते हैं? वर्णाशा इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको वशिष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वशिष्ठी नदी भी इसको कहा जाता है। और ये राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी। यहां से प्रश्न बनता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी। यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रखें। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पूछ ले कि राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो चंबल, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो आपके बनास आ जाएगा। और इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो अभी मैप में हम बात करेंगे उसका उद्गम कहाँ से होता है। जूम करते हैं इसको थोड़ा, तो अब देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार ये बहती है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इसका उद्गम स्थल है, ये उद्गम स्थल है, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको कहते हैं आपके वेरों का मठ। उद्गम की बात करते हैं, उद्गम कहाँ से होता है? वेरों का मठ से होता है। वेरों का मठ कौन सी जगह? वेरों का मठ।
वेरों का मठ, इसके पास पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद में। तो खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बनास नदी का। ये आपको ध्यान में रखना है। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखना, पहले इसको 480 माना जाता था, अब इसकी 512 मानी जाती हैं। ध्यान रखें, कितनी मानी जाती? 512। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है। तो ये आपके 8 जिलों में बहती है। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो ये राजसमंद हो गया, इसका 1 नंबर। तो 2 नंबर ये जाती है उदयपुर में, ठीक है, राजसमंद के बाद उदयपुर में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद जाती है ये भीलवाड़ा में। तो 4 नंबर कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद 5वां यहाँ पर, पहले इसमें शाहपुरा भी था, तो अब शाहपुरा इसमें नहीं है, तो आपके जिले हैं, संख्या है कम हो जाएगी। सीधा आपके भीलवाड़ा के बाद कौन सा आ जाएगा? टोंक आ जाएगा 5वें नंबर पे। टोंक, और टोंक के बाद कौन सा आ जाएगा? सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार ये नदी भी आपके कुल कितने जिलों में? 6 जिलों में ही बहती है, 8 नहीं, 6 जिलों में ही बहती है। पहले जो जिले ज़्यादा बने थे तो उस समय 8 हो गए थे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसमें? चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर ये चंबल के अंदर मिल जाती है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये किसमें मिल जाती है? यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है चंबल नदी में? तो ये मिलती है रामेश्वरम में। रामेश्वरम के अंदर ये किसमें मिल जाती हैं? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। और रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और चंबल की ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि ये टोंक जिले को बिल्कुल 2 भागों में काट देती है। इस पर बहुत सारे बांध भी बने हुए हैं। नंदसमंद हो गया, मातृकुंडिया बांध हो गया, बिसलपुर बांध हो गया, इसरदा बांध हो गया, और इस पर आपके त्रिवेणी संगम भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ये लिखा हुआ है ना, ये त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर कोठारी, मैनाल, और कोठारी नदी थोड़ी सी इससे आगे रह जाती, बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल है, ये आपके यहाँ पर नदी है, बनास, बेड़च और मैनाल। कोठारी नदी थोड़ी सी इसके आगे जाएगी, तो इसको कोठारी को दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे कोठारी नदी है, वो थोड़ी सी क्या है, आगे जाएगी इससे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला जो त्रिवेणी संगम बन रहा है वो किस किस का है? बनास, बेड़च और मैनाल का। जब बनास में बेड़च और मैनाल आकर मिलती है तो ये बनता है पहला त्रिवेणी संगम, जो कि है बिगोद भीलवाड़ा में। तो इसको लिखते हैं, चलो मैप को छोटा कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं, या यहीं पर लिख देते हैं। पहला त्रिवेणी संगम है बिगोद भीलवाड़ा। दूसरा त्रिवेणी संगम है आपके, इसमें कौन कौन सी आकर मिलती है? तो बनास के अंदर मिलती है खारी और डाई, खारी और डाई आकर के मिलती हैं। तो ये आपके कहाँ पर है? खारी और डाई आकर मिलती है, तो ये आपके टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक। और टोंक में कहाँ पर? राजमहल। राजमहल टोंक में, यहाँ पर दूसरा आपके क्या है? त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर बीसलपुर बांध है, यहीं पर क्या है? बीसलपुर बांध है। और जो तीसरा है, वो तीसरा आपके कहाँ पर है? तीसरा आपके टोंक में ही है। और वो स्थान कौन सा है? तो देवधाम। देवधाम टोंक के अंदर तीसरा त्रिवेणी संगम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बांडी और मानसी आकर मिलती हैं। कौन सी नदियाँ? बांडी और मासी। बांडी आती है आपके जयपुर से, मासी आती है अजमेर से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार ये हमारे कौन सी नदी हुई? बनास नदी हुई। पीडीएफ मिले तब इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। पढ़ तो रखा ही होगा आपने, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा होगा। मैं भी मेरी तरफ से पढ़ाने का, आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ये थोड़ी बहुत मेहनत लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी ये मैंने खुद से
नक्शा है वो तो राजस्थान सरकार की साइट से लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो नदियों का डायग्राम है वो मैंने हाथ से बनाया, और देखिएगा कैसे बने हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, गलती हो तो भी बताइएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? ऐसी कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है, ये आपको बताना है। उदयपुर जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपके रीट मेंस पंजाबी के अंदर 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पार्वती नदी है, ये आपके उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर साथियों बात करें तो कुछ नदियाँ और कुछ जिलों के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, आपके उदयपुर की, कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं। उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में देखो सोम नदी है, सोम नदी उदयपुर में है, जखम नदी उदयपुर में है, बहती है, उद्गम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां से बहती है ये बात कर रहा हूँ। साबरमती नदी उदयपुर से बहती है, और मानसी नदी है ये उदयपुर से बहती है। मानसी हो गई, आपके वाक हो गई, सई नदी हो गई, सई नदी हो गई, बेड़च हो गई, बेड़च नदी, बनास नदी, ये सारी नदियां उदयपुर से बहती हैं, ये सारी नदियां उदयपुर से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना किसकी नदी, आपको ध्यान में रखें किसकी, आप ध्यान में रखें कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें कोई नदी नहीं है, जैसे बीकानेर, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, और फलोदी। बीकानेर, चूरू और फलोदी, यहाँ पर कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देखिए, अपने बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में आपके कौन कौन सी नदियां हैं? माही नदी डूंगरपुर से बहती है, सोम बहती है, माही, सोम और जखम बहती हैं। एक नदी और है जिसको हम वेत्रक नदी कहते हैं। कौन सी नदी? वेत्रक नदी। तो ये नदी आपके डूंगरपुर से बहती है। इसके अलावा बात करें तो आपको ध्यान में रखना है जयपुर। कौन सा? जयपुर ध्यान में रखना है कि जयपुर से कौन कौन सी नदियां बहती है। तो जयपुर से एक तो बहती बाण गंगा, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसको। इसके अलावा नदी बहती है साबी। इसके अलावा यहाँ पर मैथा नदी भी बहती है। एक बहती है आपके ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। एक बहती है आपके मासी नदी। मानसी नदी अलग है, ये मासी नदी। वो मानसी एक ही है, ज्यादा तो कोई नहीं। मानसी कह दो या मासी कह दो, एक ही। द्रव्यवती नदी, द्रव्यवती नदी, ये जयपुर से बहती हैं। अब यहाँ पर बात करें, अगर एक जिला और देख लेते हैं, एक हमारे बात करते हैं बारां की। बारां जिले की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो बारां में देखिए, आपको याद रखना है पार्वती नदी बारां में बहती है, काली सिंध नदी बारां में बहती है। कौन सी है? काली सिंध नदी। इसके अलावा परवण नदी है, वो बारां में बहती है। कुन्नू नदी है, ये बारां में बहती है। और एक है नेवज नदी, ये भी बारां में बहती है। तो ये सारी नदियां कहाँ पर बहती है? बारां की नदियां। तो ये थोड़ी ध्यान में रख लेना, तो इससे कोई प्रश्न आएगा तो आपके गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, माही नदी का उद्गम है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। माही नदी से संबंधित प्रश्न आया है, तो माही नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, माही नदी के बारे में और क्या बातें हैं। तो माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी आपके कौन कौन से उपनामों से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनामों की। माही नदी के उपनाम कौन कौन से?
तो उपनामों की बात करें तो इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं। किसकी? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा ना माही नदी को कहा जाता है। इसके अलावा वागड़ की गंगा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा। इसी को कहते हैं कंठल की गंगा। प्रतापगढ़ में कंठल कहलाता है ये। कंठल की गंगा। कंठल की गंगा इसको कहते हैं। और इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। तो ये इतने सारे तो इसके क्या है? उपनाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये नदी भी आपके कहाँ से? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। राजस्थान में, ठीक है ना? राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 3 जिलों में प्रवाहित होती है। 3 जिले कौन कौन से? तो 3 जिलों की बात मैं बता देता हूं आपके। एक है आपके बांसवाड़ा, जानते ही हो आप। एक है आपके प्रतापगढ़ और एक है आपके डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही प्रवेश करती हैं राजस्थान में। बांसवाड़ा से ही राजस्थान में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। कौन से स्थान से? खादू गांव से प्रवेश करती हैं राजस्थान में। खादू गांव से क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में खादू गांव से प्रवेश करती हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और ये खंबात की खाड़ी यानी कि आपके किस में? अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। इधर आपके ये देखो क्या दे रखा है आपके? अरब सागर में गिरती है। इसमें अरब सागर में गिरती है। अभी जूम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? और इसका आकार कैसा है? तो ये उल्टे यू के समान बहती है। देखो जूम करके देखते हैं इसको। अभी देखिएगा तो यहां पर देखो जूम किया है मैंने। ये देखो, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये उल्टे यू के समान है, वो दिखाई देती है। मेहंद झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इसी के साथ और आपको क्या ध्यान में रखना है? और आपको ध्यान में रखना है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा हुआ प्रश्न है, हजारों बार पूछा हुआ प्रश्न। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं। प्रतापगढ़ में इसका जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कंठल कहलाता है। और बाकी आपको पता ही है बांसवाड़ा में 56 का मैदान ये कहलाता है। 3 जिलों में राजस्थान के, इसी के साथ 3 राज्यों में भी है। ये जो राज्य है इधर आपका आ जाएगा गुजरात, ठीक है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में भी ये बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा जिला है वो 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। इसके देख लो तीनों तरफ क्या है? माही नदी है। ये आपके जो बांसवाड़ा है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 2 तीर्थ स्थल भी है, एक तो बेणेश्वर और एक आपके गलियाकोट। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यही क्या है? आपके बेणेश्वर धाम है। क्या है? बेणेश्वर धाम। यहीं पर बेणेश्वर है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही है? देखो, सोम, माही और जाखम का संगम यही होता है। सोम, माही और जाखम का संगम यही होता है बेणेश्वर। और बेणेश्वर कहाँ पर है? बेणेश्वर आपके डूंगरपुर में है। बेणेश्वर कहाँ पर है? डूंगरपुर, जिसको नवा टापरा गांव भी कहते हैं। नवा टापरा गांव, ठीक है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। देख ली होगी नदी। इसको जूम आउट करते हैं वापस से। तो यहाँ पर ये हमारे नदी की बात हुई। उत्तर कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, राजस्थान। नहीं नहीं, माही नदी का उद्गम पूछा है तो उद्गम आपके धार मध्य प्रदेश होगा। धार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिले से
मेहन झील से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखना। तो ये अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? बताओ देखें, कौन सी नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर? बताओ। तो यहां पर अनास नदी पर पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? अनास नदी पर। अनास है वो माही नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? माही की सहायक है। माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो माही नदी पर कौन कौन से बांध है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। माही नदी के बांध, माही नदी के बांध कौन कौन से? राजस्थान और बिना राजस्थान दोनों ही बात करते हैं। तो दो बांध तो आपके राजस्थान में है ही। एक तो हो गया माही बजाज सागर बांध। कौन सा हो गया? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध है वो कहां पर है? तो ये आपके राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है, ये बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध। ठीक है। दूसरा बांध इसके ऊपर कौन सा है? दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध। कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध की अगर बात करें तो ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और इससे आपके दो नहरें निकाली गई है। क्या निकाली गई? दो नहरें। तीसरा बांध इसके ऊपर है कडाना बांध। कौन सा है? कडाना बांध है, जो कि आपके कहां पर है? गुजरात में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माही नदी पर कौन सा बांध है वो राजस्थान में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कडाना बांध। इसके बारे में और एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक परियोजना चलाई गई। कौन सी परियोजना? सुफलाम परियोजना। कौन सी परियोजना? सुफलाम परियोजना। तो सुफलाम परियोजना का संबंध भी किससे है? माही नदी से है। माही नदी को साफ करना, माही नदी को क्या करना? स्वच्छता करना या साफ करना, ये उसका उद्देश्य था। तो माही नदी की सफाई के लिए आपके सुजलाम सुफलाम है, वो आपके परियोजना चलाई गई थी। कौन सी परियोजना? सुजलाम सुफलाम। तो मैं ऊपर सुजलाम और लिख देता हूं। सुजलाम सुफलाम परियोजना है वो आपके माही नदी के लिए चलाई गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखो, लूणी नदी के विषय में कौन सा कथन है वो असत्य है? लूणी नदी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन है असत्य है? तो लूणी नदी की अगर बात करें तो इसके क्या क्या उपनाम है, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लूणी नदी के उपनाम की बात करें तो इसको सागरमती कहा जाता है। क्या कहते हैं? सागरमती इसको कहते हैं। इसकी बात करें तो इसको लवणवती कहते हैं। लवणवती, लवणवती नदी इसको कहते हैं। साकी नदी इसको कहते हैं। साकी नदी, इसी को कहते हैं आधी मीठी आधी खारी। आधी मीठी आधी खारी नदी। आधी मीठी आधी खारी नदी भी इसी को कहते हैं, क्योंकि ये आधी मीठी है और आधी खारी है। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ से। कहाँ से? नाग पहाड़, अजमेर से इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है काला भूरा डूंगर। काला भूरा डूंगर। और काला भूरा डूंगर है वो इसकी क्या बनाता है? पूर्वी सीमा बनाता है। लूणी नदी की पूर्वी सीमा बनाता है काला भूरा डूंगर। और ये मिलती किस में है? तो ये विलय होती है किसके अंदर? ये होती है कच्छ का रण में, यानी कि अरब सागर की नदी है कच्छ का रण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें हुई हमारे लूणी नदी के बारे में। अब इसके बारे में और डिटेल देखिए। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है
तो बिल्कुल सही बात है, इसका पानी मीठा है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा है काला भूरा डूंगर है। राजस्थान के कुल अपा क्षेत्र का 5.6% भाग पर प्रभावित होती है। ये आपके 20.21% जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। ये नदी कच्छ के रण तक प्रभावित होती है। सही है, सी कथन आपका गलत हो जाएगा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न। ये आपके लूनी नदी का ही डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादातर डिटेल हमने पढ़ ली है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो मैप है वो देख लीजिए, और फिर हम बात करते हैं इसके उत्तर की। फिर हम फटाफट चलेंगे। ये जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो मैंने बता दी हैं। सभी नदियाँ अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्लास 3 मेरे खत्म होने के बाद में वो दिखेंगे मेरे को, पहले वाले नहीं दिखेंगे। तो ये आपके कच्छ कारण है, यहाँ पर ये नदी आती है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, इसका उद्गम होता है। फिर ये ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जालोर होती हुई कच्छ के रण में चली जाती है। तो ये अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जालोर, इन जिलों में ये प्रवाहित होती हैं। और इसके अगर ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ये इसका दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ से एकमात्र नदी इसमें मिलती है, जोजड़ी नदी। दाईं तरफ से कौन सी नदी एकमात्र नदी है वो मिलती है, जोजड़ी नदी है, वो दाईं तरफ से मिलती है। बाकी लीलड़ी, मीठड़ी, जवाई ये सब है बाईं तरफ से मिलती है। तो जोजड़ी से प्रश्न बन सकता है कि एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से मिलती है तो आपके लूनी नदी में जोजड़ी नदी है। ठीक है, देख लिया अच्छे से। और देखना चाहो तो देखो मैं बता देता हूँ। इसमें पहला जिला तो है अजमेर, दूसरा आपके नागौर, तीसरा हो गया ब्यावर, चौथा हो गया जोधपुर, पांचवा पाली, छठा बालोतरा, सातवां जालोर। 7 जिलों में इसका प्रभाव क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती हैं। तो ऐसी कौन सी नदी हैं जो अरावली के पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जोजड़ी नदी, जो कि आपके दाईं ओर से मिलती है। एकमात्र नदी लिख देता हूं मैं, एकमात्र नदी जो लूनी में दाईं तरफ से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जोवाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर है जो जोवाई नदी के किनारे स्थित है, बताइए। देखें, जोवाई नदी के किनारे, तो जोवाई नदी के किनारे कौन सा शहर है भाई? तो जोवाई नदी के किनारे है जालोर शहर। कौन सा? जालोर। तो कुछ बात करते हैं नदियों की, तो मैं बात करता हूं चंबल और बामणी की। चंबल और बामणी नदी। चंबल और बामणी की बात करें तो यहां पर कौन सा शहर है? तो यहां पर चित्तौड़गढ़ बसा है। चंबल और बामणी के किनारे कौन सा है? चित्तौड़गढ़ शहर है। और दुर्ग की अगर बात करें तो यहां पर दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर स्थित है इन नदियों के किनारे, चंबल और बामणी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़। दूसरी बात करते हैं चंबल के किनारे। केवल चंबल की अगर बात करें तो केवल चंबल के किनारे शहर कौन सा है? कोटा है। और आपके कौन सा है? धौलपुर है। कोटा और धौलपुर बिल्कुल चंबल के किनारे स्थित है। कोटा और धौलपुर। जो चित्तौड़गढ़ है वो उसके किनारे एक नदी और है जिसकी बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सिर्फ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो वहां पर नदियां होगी आपके बेड़च और गंभीरी। बेड़च और गंभीरी नदी, इसके किनारे क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है बेड़च और गंभीरी के किनारे। इसके अलावा अगर बात करें, हम बात करते हैं परवन नदी की। इसकी परवन नदी की बात करें तो इसके किनारे 12 स्थित हैं। और 12 में कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग?
शेरगढ़ दुर्ग है बारां के अंदर। फिर बात करते हैं घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर के किनारे कौन सा शहर है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के तल से नीचा है, यहाँ पर बाढ़ आती है। तो हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। ठीक है, हनुमानगढ़ के कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। बताओ भटनेर का जो नाम है हनुमानगढ़ किसने रखा था? कहाँ के शासक थे वो? फिर बात करते हैं आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदी की बात करते हैं तो आहू और काली सिंध नदी आपके कौन सा है? गागरोन। गागरोन दुर्ग। और कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। कौन सा? गागरोन दुर्ग है आपके झालावाड़ में। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल बताई है, ध्यान रखें इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन अलग अलग है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, RS प्री 2009 में और सेकंड ग्रेड 2011 में। दोनों ही बार इसका उत्तर बालोतरा माना गया। दोनों ही बार इसका उत्तर क्या माना गया? बालोतरा माना गया। और 2 शहर हैं हनुमानगढ़ और बालोतरा, जो नदी के पेटे से क्या है? नीचे स्थित है। यहाँ पर बाढ़ आती है जल अधिक होने पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस प्रश्न का। 16वां प्रश्न देखिए, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आपके कौन सी नदी आकर मिलती है तिलवाड़ा में? तो सूकड़ी नदी। कौन सी? सूकड़ी नदी आकर तिलवाड़ा में मिलती है, आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लूणी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी। अगला प्रश्न देखो, कॉलेज लेक्चर में पूछा है, रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से, रंगाई छपाई उद्योग के कारण राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो रंगाई छपाई का उद्योग के कारण कौन सा जिला है जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो ये आपको बताना है। कॉलेज लेक्चरर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये पाली है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग के कारण यहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। और नदी कौन सी? तो यहाँ पर नदी की अगर बात करें तो नदी आपके आ जाएगी जवाई नदी। कौन सी है? जवाई नदी है, ये आपको ध्यान में रखना, प्रदूषित होती है। और इसके अलावा लूणी नदी भी इससे प्रभावित हुई है। लूणी नदी इससे प्रभावित हुई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपके बांडी नदी है, वो भी इससे प्रभावित हुई है, बांडी नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियां यहाँ पर इस कपड़ा उद्योग के कारण क्या है? प्रदूषित हो रही है, ध्यान रखना। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? कवास बाड़मेर में, तो ये आपके जयन पूछा गया प्रश्न है। कवास बाड़मेर में 2006 में बाढ़ आई थी। 2006 में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। और इस बाढ़ में जो इस बाढ़ का पानी है वो कहाँ से निकाला था? तो लूणी नदी से। कौन सी नदी? लूणी नदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षा में 12 महीने तक बहती है? वर्षा में 12 महीने नित्यवाही नदी कौन सी थी? तो चंबल नदी की हमने बात की थी अभी, जो कि आपकी नित्यवाही नदी कहलाती है। एनिमल अटेंडेंट और वायरमैन में पूछा हुआ प्रश्न है, 2 बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है? कौन सी नदी है भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बताइए, देखें। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बताइए, थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल हम पढ़ कर आए हैं। कौन सी सीमा बनाती है? चंबल नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखो, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो चूलिया जलप्रपात की बात मैंने बताई थी कि चूलिया जलप्रपात आपके कहाँ पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात की अगर बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इस जलप्रपात के नीचे की ओर राणा प्रताप सागर बांध भी बनाया हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात है वो आपके कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है।
किस क्षेत्र में अवस्थित है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए, देखें किस क्षेत्र में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदान में नहीं है। कहाँ पर बहती है नदी? अरावली क्षेत्र में नहीं बहती, पश्चिम मरुस्थल में ये नदी नहीं बहती। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वो बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चूल या जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक है, चूल या जलप्रपात है कहां पर, ये बताओ देखें फटाफट से। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा, ध्यान रखें, लिख देता हूं मैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूल या जलप्रपात है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस जिले में स्थित है बताओ देखें। अगर आपने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं, किसमें? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध और चंबल में मिलती है? किस जिले में काली सिंध नदी है वो चंबल में मिलती है, ये आपको बताना है। किस जिले में जाकर मिलती है? चंबल में। तो काली सिंध चंबल में कहां पर मिलती है, ये आपको बताना है। तो बताइए देखें, किस जिले में काली सिंध है वो चंबल में मिलती है? तो ये मिलती है आपके कोटा में। कहां पर मिलती है? कोटा के अंदर मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? तो ये हम पढ़ कर आए हैं, वर्णाशा या वन की आशा। बनास नदी को कहते हैं, देखो कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है, रीट मेंस 2023 में पूछा हुआ, लाइब्रेरियन में पूछा हुआ, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ, कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है बताओ देखें। बनास नदी कहां से निकलती है, वह स्थल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो वह स्थल आपके यहाँ पर भैरों का मठ लिखा हुआ, तो वेरों का मठ या भैरों का मठ वो एक ही बात है। बनास नदी है वो आपको भैरों का मठ खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी नदी पर आपके बिसलपुर बांध है टोंक में। ये सारी बातें हमने की थी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बनास नदी के दाएं किनारे पर कौन सी नदी नहीं मिलती, यानी कि ऊपर से आती है नीचे से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। कौन सी नदी है वो दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सोहदरा नदी। सोहदरा या इसको सोहदरा नदी भी कहते हैं, सोहदरा नदी। ठीक है, सोहदरा कह दो या सोहदरा कह दो, ये आपको ध्यान रखना। ये बाईं तरफ से मिलती हैं, बाकी सारी की सारी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संदर्भ में सही नहीं है? तो बेड़च के बारे में बताओ भाई। जब तक मैं बताता हूं, चलो इसमें कथन लिखे हुए हैं, टाइम क्यों जाया करे फालतू। तो कथन लिखे हुए हैं, तो देखो, ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं, बिल्कुल सही है। गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ हैं? उदयपुर में है, और यहीं से ये बेड़च नदी का उद्गम होता है। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल सही बात है, गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं। गंभीरी और औरई इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां गंभीरी है, औरई है, गुजरी है, वाघन है, ये आपके सहायक नदियां हैं। गंभीरी और बेड़च के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिल जाती हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये बिगोद भीलवाड़ा में मिलती हैं। किसमें? बिगोद में। संगम की हमने बात की थी, बिगोद वाले की, वहां पर मिलती हैं बेड़च बनास। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा? बिगोद भीलवाड़ा में बनास से मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका असत्य हो गया, सही नहीं है। डी ऑप्शन सही नहीं है। बनास, बेड़च और मैनाल, बिगोद में कौन कौन सी नदियां मिलती? बनास, बेड़च और मैनाल मिलती। अगला प्रश्न देखो, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ प्रश्न, कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा, कांतली नदी। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी में, शेखावाटी में क्या कहलाता है इसका प्रवाह क्षेत्र? प्रवाह क्षेत्र आपके, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है आपके? तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर आपके
तोराबाटी की पहाड़ियां स्थित हैं। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? पशु परिचय 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान में है? तो यहाँ पर एकमात्र नदी है राजस्थान में इनमें से साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। साबरमती नदी आपके उद्गम अगर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है उदयपुर से। कहाँ से होता है? उदयपुर से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी खास बात क्या है कि वाकल और सई धारा के मिलने से, ये इस नदी का निर्माण कैसे होता है? वाकल और सई धारा के मिलने से, वाकल और सई धारा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? साबरमती नदी का निर्माण होता है। उद्गम स्थल है उदयपुर, और उदयपुर में कहां पर? कोटड़ा। उदयपुर में कोटड़ा है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियां भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सहायक नदियां इसकी है मानसी, वाकल। कौन कौन सी? मानसी है, वाकल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मानसी है, वाकल है, ये आपके इसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान में रखें। ये कौन सी है? ये अब उदयपुर में है, तो ये किधर गिरेगी? ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मानसी और वाकल है, ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती हैं। कौन सी? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। अभ्यारण्य सही कौन सा होता है भाई? ये वाला सही है कि आधा भय वाला सही होता है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो ये नदी आपके होगी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। इसी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा इसी को कहा जाता है, आपको पता होगा। इसी को आपके कहते हैं रुंडित नदी। कौन सी नदी? रुंडित नदी। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। रुंडित नदी इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं बेड हेड नदी। बेड हेडेड नदी भी इसी को कहते हैं। कौन सी नदी? बेड हेडेड नदी कहा जाता है। कहाँ से उद्गम होता है? बैराट की पहाड़ियों से। और बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर हो गया ये ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है राजस्थान। रीट मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग है। बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग कहाँ है? राजस्थान के किस जिले के अंदर बाणगंगा नदी का सर्वाधिक भाग है? बताओ देखें। रीट मेंस में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका भरतपुर। सर्वाधिक इसका प्रवाह क्षेत्र है। बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग कहाँ है? भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखना। बाणगंगा नदी का बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है वो आपके किसमें है? भरतपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? वीडियो मेंस 22 में, 17 में और 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। सेकंड ग्रेड 17 एलडीसी 2018 में। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, बताइए देखें। अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अंतः प्रवाह की नदी मैंने पहले बताई, कुछ दूरी तक बहकर क्या है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, उनका नाम थोड़ा मैं लिख देता हूँ। कांतली नदी है, कांतली हो गई। साबी नदी हो गई। काकनी नदी हो गई। काकनी को काकने भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी इसी को कहते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। आपके घग्गर नदी हो गई, ये भी आंतरिक प्रवाह में आती है। और एक आपके हो गई बाण गंगा। ठीक है, बाण गंगा, ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये तो आपके किसका हुआ? ये आपके कांतली नदी, ये आंतरिक अपवाद तंत्र का भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें पार्वती नहीं है शामिल।
कौन सी नदी शामिल नहीं है? पार्वती शामिल नहीं है। अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो कौन सी नदी नहीं आती? पार्वती नदी नहीं आती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय आबोहवा तंत्र से संबंधित नहीं है? ऐसा कैसा प्रश्न है और पूछा हुआ किसमें? पशु परिचय 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय आबोहवा तंत्र में नहीं आती है? तो कांतली आती है, मेंथा आती है, काकनी आती, बनास इसमें नहीं आती। बनास हमने अलग पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अंतःप्रवाह से संबंधित है? फिर से पशु परिचय 2024 में ये प्रश्न आया था। तो अंतःस्थलीय नदी कौन सी है, अब पूछ लिया है कि अंतःस्थलीय नदी कौन सी है। तो हमने अभी पढ़ी कांतली नदी आती है अंतःप्रवाह के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सांबर झील आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो सांबर झील अपवा क्षेत्र अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो सांबर झील अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक आती मेंढा नदी। कौन सी नदी? मेंढा नदी। एक आती है आपके खारी नदी, सांबर झील की जो अपवा तंत्र है उसकी नदी। एक आती है रूपनगढ़ नदी, और एक आती है आपके बांडी, बांडी का नाला भी इसको कहते हैं, बांडी नदी। एक आपके आती है खंडेला नदी, और एक आप आती है तुरामती नदी। कौन सी? तुरामती नदी। तो ये सारी आपको ध्यान में रखनी, ये सांबर झील अपवा तंत्र से संबंधित है। तो कांतली इसमें नहीं आएगी। सांबर झील अपवा तंत्र की नदी कौन सी नहीं है? कांतली इसमें नहीं है। ठीक है, कौन सी नदी कौन सी है? अच्छा है पूछी क्या? तो मेंढा है। ये बांडी देखो, बांडी इसमें ऑप्शन में है लेकिन बांडी हमें नहीं, यहाँ पर बांडी का नाला ध्यान रख लेना, बांडी का नाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेंढा नदी है, वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती? वीडियो मेंस 2023 में पूछा हुआ बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो उत्तर में हमारे कौन है? उत्तर में है गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, दो जिले हैं उत्तर के अंदर। और इन जिलों में कौन सी नदी बहती है? तो इन जिलों में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ये उत्तर से प्रवेश करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? पूर्वी मैदान में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती, बताओ देखें। मोरेल, बाणगंगा, काकनी, ढूंढ। तो पूर्वी मैदान की कौन सी नदी नहीं है, बताओ। कौन सी नदी है जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, बताओ देखें। बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? काकनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। काकनी नदी जैसलमेर से निकलती है। कहाँ से? ये जैसलमेर से निकलती है। और जैसलमेर में भी कहाँ से? तो जैसलमेर में कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। कोटड़ी की पहाड़ियों से, कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती हैं जैसलमेर में। बाकी सारी नदियां हैं वो आपके, इसकी खास बात और है कि ये आपके जैसलमेर में एक झील का निर्माण करती हैं, बुझ झील। बुझ झील का निर्माण भी ये करती है, बुझ झील का निर्माण करती हैं ये नदी, ध्यान रखना। ठीक है, काकनी नदी को, इसको काकनी नदी या मसूरदी या बुझ नदी भी कहते हैं। इसी को कहते हैं मसूरदी नदी। अभी मैंने बताया था मसूरदी नदी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। मसूरदी नदी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो काकनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान की नदी है। सूची मिलान करना है, पटवार पेरी 2016 का प्रश्न है। बिगोद, तो बिगोद हमने बात की, कौन सा बिगोद में कौन सा हो जाएगा? बिगोद बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल बिल्कुल सही है। राजमहल में कौन कौन सी होती हैं? राजमहल में बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट की बात करें तो रामेश्वर घाट में चंबल, बनास और सीप। ठीक है, और बेणेश्वरम, सोम, माही, जाखम। तो 1 2 3 4 ही होगा इसका सीधा उत्तर। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 किसमें है? सी ऑप्शन में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना।
ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, आसान भी है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो मांगली नदी पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भीमलत महादेव का मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए। 39 नंबर का प्रश्न है, कृषि पर्यवेक्षण में पूछा हुआ है। लूणी नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से। पहले में तीसरा, तो पहले में तीसरे वाले दो ही है। ठीक है, ए और सी कट गए। बेड़च नदी बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ देखें। बेड़च नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? बताओ फटाफट से। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी बताओ। तो बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। सोम नदी की अगर बात करें तो सोम नदी की अगर बात करें तो सोम नदी का उद्गम कहाँ होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल की पहाड़ियों से। तो पहले के अंदर तीसरा है, दूसरे के अंदर है, पहले के अंदर तीसरा, दूसरे के अंदर है पहला, दूसरे के अंदर पहला। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक में। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से आज का लास्ट प्रश्न है, किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? प्री डीएलएड का प्रश्न है 2024 का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और प्री डीएलएड का प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो लेवल क्या रहा होगा। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो बताइए देखें। बनास नदी, खमनोर की पहाड़ियां। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बाणगंगा नदी की बात करें तो कहाँ से? बैराट से उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ से उद्गम होता है? बैराट से उद्गम होता है। और बांडी नदी की अगर बात करें तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ देखें आप लोग। बांडी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? फटाफट से बताओ। काली सिंध नदी का उद्गम है और राजस्थान से बाहर होता है। बताइए देखें। तो ये आपके थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।